नमस्कार। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जो 300 साल से भी ज्यादा चला, मुगल साम्राज्य। और शुरुआत हम करेंगे ठीक इसकी नींव से। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे इसके संस्थापक बाबर के जीवन और उसकी जीत से जुड़े ऐतिहासिक नोट्स हैं। तो आज का मिशन क्या है? आज का मिशन ये समझना है कि मध्य एशिया का एक राजकुमार जो बार बार अपना ही घर, अपनी ही विरासत हारता रहा, वो आखिर हिंदुस्तान में इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की नींव रखने में कामयाब हुआ कैसे। और उसकी विरासत को देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये तो है। वो दो महान और कह सकते हैं कि उतनी खूंखार विजेताओं का वंशज था। पिता की तरफ से वो तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी में था और माँ की तरफ से चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी में। तो मतलब लड़ना और जीतना तो शायद उसके खून में ही था। बिल्कुल, ऐसी विरासत के साथ शायद एक बड़ा साम्राज्य बनाना उसकी किस्मत में ही लिखा था। तो चलिए इस कहानी की परतों को खुलते हैं। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 1483 को फरगना, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। और सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में 1494 में उसके पिता की मौत हो गई और उसे गद्दी पर बैठना पड़ा। 11 साल की उम्र, मतलब आज के जमाने में इस उम्र में तो बच्चे स्कूल में होते हैं, और उस पर एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई थी। हाँ, और ये कोई शांत स्थिर राज्य नहीं था। 15वीं सदी का अंत, मध्य एशिया उस समय सत्ता के लिए एक बहुत ही खतरनाक अखाड़ा बना हुआ था। मतलब हर कोई एक दूसरे की जमीन हड़पने में लगा था। बिल्कुल, उसे विरासत में कोई मजबूत सिंहासन नहीं मिला था, बल्कि एक ऐसी कुर्सी मिली थी जिसके पाये लगातार हिल रहे थे और चारों तरफ से दुश्मन उसे गिराने को तैयार थे। आपके नोट्स में एक बात साफ उभर कर आती है कि उसका एक जुनून था, समरकंद, तैमूर की पुरानी राजधानी। हाँ, वो उसे वापस पाना चाहता था। उसने उसे जीतने के लिए बार बार कोशिश की। 1497 में कब्जा किया भी, पर सिर्फ 100 दिनों के लिए। फिर 1501 में 8 महीनों के लिए जीता, लेकिन हर बार उसे शहर छोड़कर भागना पड़ा। तो एक सवाल मन में आता है, ये लगातार हार उसकी सोच पर क्या असर डाल रही होगी? यही उसकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अपनी ही जमीन पर बार बार हारने की वजह से उसे ये एहसास हुआ कि शायद मध्य एशिया में उसके लिए कुछ नहीं बचा है, उसका भविष्य वहां नहीं है। अच्छा, और इसी निराशा ने उसे एक नई दिशा में देखने पर मजबूर किया, दक्षिण पूर्व की ओर, यानी अफगानिस्तान और फिर हिंदुस्तान। मतलब अगर वो समरकंद में सफल हो जाता तो शायद इतिहास बिल्कुल अलग होता। बहुत अलग होता। शायद हम आज उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। तो मतलब उसकी हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत का कारण बनी। और इसी कड़ी में 1504 में काबुल पर उसका कब्जा एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, काबुल ने उसे वो दिया जो समरकंद कभी नहीं दे पाया, एक स्थिर ठिकाना, एक बेस, एक मजबूत बेस, जहां से वो अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा कर सकता था, अपनी सेना को तैयार कर सकता था और भविष्य के लिए बड़े प्लान बना सकता था। और यही काबुल में ही उसने 1507 में पादशाह की उपाधि ली। हाँ, पादशाह। एक मिनट, पादशाह से पहले उसे मिर्जा कहते थे ना? हाँ जी। तो ये मिर्जा से पादशाह बनना सिर्फ एक टाइटल बदलना था या इसका कोई गहरा मतलब भी था? नहीं, ये बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, मिर्जा एक तैमूरी राजकुमार को मिलने वाला टाइटल था जो दिखाता था कि वो एक बड़े खानदान का हिस्सा है, लेकिन शायद सबसे बड़ा नहीं। अच्छा, पादशाह का मतलब है राजाओं का राजा। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि अब मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं ही राजा हूँ, मेरा फैसला ही आखिरी होगा। ये उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का एक खुला ऐलान था। बिल्कुल। तो काबुल में बादशाह बनने के बाद उसका ध्यान हिंदुस्तान की तरफ गया। हाँ, अब वो तैयार था। स्रोत बताते हैं कि ये कोई एक अचानक हुआ हमला नहीं था। उसने 1518-19 से छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए थे। बिल्कुल, यूसुफजई कबीले को हराया, बाजौर, भेरा, सियालकोट और लाहौर पर भी कब्जा किया। जी। ऐसा लगता है जैसे वो पानी का तापमान जांच रहा था। सही कहा आपने। और उसे पता चला कि पानी गर्म है। मतलब हिंदुस्तान की राजनीतिक हालत उसके लिए बिल्कुल सही थी। कैसे? देखिए, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी एक कमजोर शासक था और उसके अपने ही लोग जैसे पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी और उसके चाचा आलम खां उससे नफरत करते थे। अच्छा, तो घर में ही फूट थी। जबरदस्त फूट थी। उन्होंने ही बाबर को चिट्ठी लिखकर बुलाया। यहाँ तक कि मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा भी चाहते थे कि लोधी वंश खत्म हो। तो एक तरह से बाबर के लिए दरवाजे अंदर से ही खोले जा रहे थे। बिल्कुल। और फिर आती है वो तारीख जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। जी। यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। नोट्स के हिसाब से इब्राहिम लोधी की सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे और बाबर के पास बमुश्किल 15-20 हजार। हाँ,
आंकड़ों में बहुत बड़ा फर्क था। तो फिर ये करिश्मा हुआ कैसे? ये करिश्मा नहीं, ये रणनीति और तकनीक का खेल था। बाबर अपने साथ दो ऐसी चीजें लाया था जो हिंदुस्तान के मैदानों के लिए बिल्कुल नई थीं। पहली थी तुलगुमा युद्ध नीति। तुलगुमा, ये सुनने में काफी रहस्यमयी लगता है। ये था क्या असल में? ये उज़्बेकों से सीखी भी एक रणनीति थी। इसमें वो अपनी सेना को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देता था। मुख्य सेना बीच में लड़ती थी और दो टुकड़ियां, जिन्हें अग्रगामी दस्ते कहते हैं, वो तेजी से घूमकर दुश्मन की सेना को किनारों से और फिर पीछे से घेर लेती थीं। मतलब दुश्मन को सैंडविच बना देना। बिल्कुल। इससे पहले कि लोदी की विशाल सेना कुछ समझ पाती, वो चारों तरफ से घिर चुकी थीं और उनमें भगदड़ मच गई। लेकिन सिर्फ इस रणनीति से तो 1 लाख लोगों को नहीं हराया जा सकता। बिल्कुल। और ये कोई मामूली तोपखाना नहीं था। इसके पीछे ऑटोमन साम्राज्य की सबसे एडवांस्ड तकनीक थी और इसे चलाने वाले अपने फील्ड के मास्टर थे। सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, सोचिए, एक तरफ हजारों सैनिक तलवारें, भाले और हाथी लेकर दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से आग और लोहे के गोले बरस रहे हैं, जिनकी आवाज से ही दुश्मन के हाथियों में भगदड़ मच गई। ये तो एक तरफा मुकाबला हो गया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी का एक ब्रूटल डेमोन्स्ट्रेशन था। लोदी की सेना बड़ी थी पर पुरानी थी, बाबर की सेना छोटी थी पर मॉडर्न थी। और इस जबरदस्त जीत के बाद उसने कलंदर की उपाधि धारण की। ये थोड़ा अजीब नहीं है? कलंदर शब्द तो सूफी संतों और फकीरों से जुड़ा है। हाँ, जो दुनिया की दौलत को ठोकर मार देते हैं। तो एक बादशाह जो अभी अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दौलत जीता हो, वो खुद को फकीर क्यों कह रहा है? कलंदर की उपाधि लेकर वो दिल्ली और आगरा की आम जनता को ये संदेश दे रहा था कि देखो, मैं तैमूर जैसा लुटेरा नहीं हूँ जो यहाँ सिर्फ दौलत लूटने आया है। मैं उदार हूँ, मैं दाम देने वाला हूँ। अच्छा। और कहते हैं उसने पानीपत से मिली सारी दौलत अपने सैनिकों और काबुल के नागरिकों में बंटवा दी। ये एक ब्रिलियंट पब्लिक रिलेशंस मूव था। तो दिल्ली और आगरा पर तो कब्जा हो गया, लेकिन बाबर जानता था कि सिंहासन पर बैठना और उस पर टिके रहना दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तान का असली बाहुबली राणा सांगा अभी भी मैदान में था। ये लड़ाई लोदियों से बिल्कुल अलग होने वाली थी, है ना? बिल्कुल अलग। कई इतिहासकार तो खानवा की लड़ाई जो 16 मार्च 1527 को हुई, उसे पानीपत से भी ज्यादा जरूरी मानते हैं। पानीपत से भी ज्यादा? क्यों? देखिए, पानीपत ने उसे दिल्ली का तख्त दिया, लेकिन खानवा ने उसे हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। अच्छा। राणा सांगा ने राजपूतों का एक मजबूत गठबंधन बना लिया था और वो बाबर के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। बाबर की अपनी सेना राजपूतों की बहादुरी के किस्से सुनकर डरी हुई थी। और आपके नोट्स में लिखा है कि इसी डर को खत्म करने के लिए बाबर ने एक बहुत नाटकीय काम किया। हाँ, उसने शराब छोड़ने की कसम खाई, सोने चांदी के प्याले तुड़वा दिए और अपनी सेना को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। ये उसकी हताशा को दिखाता है। ये उसकी हताशा से ज्यादा उसकी समझदारी को दिखाता है। वो जानता था कि इस लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ तोपें काफी नहीं है, सैनिकों के दिनों में जोश भरना होगा। तो उसने धर्म का इस्तेमाल किया। उसने इस लड़ाई को इस्लाम के लिए एक जंग का रूप दे दिया, जिससे उसकी सेना को लड़ने का एक बड़ा मकसद मिल गया। और इस जीत के बाद उसने गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि ली। एक और सिग्नल? हाँ, एक और सिग्नल था कि वो अब यहीं का शासक है। तो पानीपत में दिल्ली सल्तनत को हराया, लेकिन वो तो सिर्फ पहला दरवाजा था। जी। आपके नोट्स दिखाते हैं कि अगले 3 साल 1527 से 1529 तक बाबर ने एक एक करके हिंदुस्तान के हर बड़े पावर सेंटर को सिस्टमैटिकली खत्म किया। बिल्कुल। पहले राजपूतों को खानवा में, फिर मालवा के शासकों को चंदेरी में और आखिर में बचे खुचे अफगानों को घाघरा में। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये हिंदुस्तान पर मुगल स्टैंप लगाने का एक सोचा समझा प्लान था। हाँ, और घाघरा की लड़ाई जो 6 मई 1529 को हुई, वो तो और भी अनोखी थी। उसमें क्या खास था? वो शायद मध्यकालीन भारत की पहली लड़ाई थी जो जमीन और पानी दोनों पर एक साथ लड़ी गई थी। उसने बंगाल की नौसेना को भी हराया। मतलब 4 साल, 4 बड़ी लड़ाइयां, और बाबर एक बाहरी हमलावर से हिंदुस्तान का अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया था। बिल्कुल। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर या जंग के मैदान में गुजार रहा है, हाँ, उसे एक बहुत ही डिटेल्ड किताब, अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखने का वक्त और डिसिप्लिन कहाँ से मिला? 16वीं सदी के किसी राजा के लिए कितना आम था? ये बिल्कुल भी आम नहीं था। वो अपनी आत्मकथा लिखने वाला पहला मुगल शासक था और शायद दुनिया के इतिहास में
ऐसा करने वाले कुछ गिने चुने शासकों में से एक। और ये किताब सिर्फ लड़ाइयों का ब्यौरा तो नहीं है। नहीं, ये सिर्फ मैंने ये जीता मैंने वो जीता का हिसाब नहीं है। ये हमें उसके दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है। वो हिंदुस्तान के मौसम की शिकायत करता है, यहाँ के लोगों के रहन सहन को अजीब बताता है। अच्छा। और साथ ही वो यहाँ के जानवरों, फूलों और फलों का इतनी बारीकी से जिक्र करता है जैसे कोई साइंटिस्ट अपनी डायरी लिख रहा हो। मतलब एक हाथ में तलवार और दूसरे में कलम। स्रोत बताते हैं कि ये किताब उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। हाँ, और यही बात इसे और खास बनाती है। बाद में अकबर के समय में जब दरबार की भाषा फारसी हो गई तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। इसी किताब की वजह से हम आज उसे इतना करीब से जानते हैं। उसकी हार, उसकी निराशा और उसकी उम्मीदें, सब कुछ उसमें दर्ज है। ये उसे इतिहास की एक महज शख्सियत से निकालकर एक जीते जागते सांस लेते हुए इंसान में बदल देती है। मतलब वो हिंदुस्तान पर राज कर रहा है लेकिन सपना देख रहा है समरकंद के खरबूजों का। हाँ, बिल्कुल। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई अरबपति बन जाए लेकिन उसे आज भी अपने गांव की चाय याद आती हो। बिल्कुल, यही बात है। और उसकी साहित्यिक रुचि सिर्फ आत्मकथा तक ही सीमित नहीं थी। आपके नोट्स में मुबाय्यान का भी जिक्र है, जो इस्लामी कानून पर एक कविता थी, और दीवान नाम से उसका एक कविता संग्रह भी था। मतलब एक सैनिक भी था और एक कवि भी। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी थी। तो संक्षेप में कहें तो कहानी ये है, एक राजकुमार जो अपनी जमीन हार गया, उसने अपनी हार से सीखा, नई तकनीक और रणनीति अपनाई और एक ऐसी जगह पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी जो उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। जी। 1530 में उसकी मौत हो गई और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो बाबर की कहानी को अक्सर जीत की कहानी की तरह देखा जाता है। एक विजेता की कहानी। लेकिन उसकी अपनी किताब एक ज्यादा उलझी हुई तस्वीर दिखाती है। वो एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो शायद हमेशा खुद को एक निर्वासित, एक एग्जाइल की तरह महसूस करता रहा। अच्छा। हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और ताकत जीतने के बाद भी वो अपनी किताब में समरकंद के बागों, वहाँ के ठंडे मौसम और वहाँ के फलों के लिए तरसता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, किसी राज्य को जीतने और एक घर बसाने में असल में क्या फर्क होता है? बिल्कुल। क्या बाबर ने हिंदुस्तान को कभी सच में अपना घर माना? ये एक ऐसा सवाल है जो उसकी पूरी कहानी को एक नया, एक मानवीय आयाम देता है।